हाय हेलो इन्वेस्टर्स। ये वीडियो के अंदर हम जो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में बात करेंगे। अगर आप देखोगे तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के Q4 FY25 के नंबर्स जो है आ चुके हैं। अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के स्टॉक के नंबर्स की हम बात करें इसके पहले हम जो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का कुछ टाइम पहले का बैकग्राउंड समझ लेते हैं, फिर इसके बाद जो है हम आगे के नंबर्स देखते हैं। अगर आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का स्टॉक देखोगे तो मई 2022 से आईडीएफसी का फर्स्ट बैंक का स्टॉक जो है वो 36 रुपीज़ के आसपास से, अगर आप देखोगे तो एक साल के अंदर सितंबर तक 2023 तक इसने जो है मैसिव वेल्थ जनरेट कर दिया आपके शेयर होल्डर्स को। चाहे ये स्टॉक जो है 33 रुपीज से जाकर जो है कम से कम 100 रुपीज के आसपास जा चुका था, तो अगर आप अज्यूम करोगे तो 3x के आसपास हो चुका था स्टॉक कम से कम। अब ये क्यों हो रहा था? क्योंकि अगर आप देखोगे तो स्टॉक की जो एसेट क्वालिटी है वो इंप्रूव हो रही थी। और इसके पहले अगर आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की स्टोरी पता होगी तो ये बैंक जो है इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की इनकी जो बुक थी वो बहुत ज़्यादा बड़ी थी। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर के बुक के अंदर अगर आप देखोगे तो ऑब्वियसली रिस्क वगैरह अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए ये बुक का जो पोर्शन है ये लोग रिड्यूस करते गए, अपने बैंकिंग ऑपरेशंस को एक्सपांड करते रहे, अपने बिजनेस का जो कासा है करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट किसी भी बैंक के लिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक होता है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करते रहे। और इसके साथ साथ इनकी एसेट क्वालिटी भी बेटर होगी। इसके साथ साथ अगर आप इनकी डिपॉजिट ग्रोथ देखोगे तो डिपॉजिट ग्रोथ भी इनकी जो है बहुत फास्ट चल रही थी। इसलिए अगर आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के स्टॉक को देखोगे तो बहुत ज़्यादा री रेटिंग स्टॉक को जो है देखने मिली थी। अब किसी भी बैंकिंग स्टॉक को जो है हम जो है प्राइस टू बुक वैल्यू के मल्टीपल से वैल्यू करते, तो ये स्टॉक जो है 1.1 के प्राइस टू बुक वैल्यू के मल्टीपल से जो है 2.4 टाइम्स के आसपास ट्रेड कर रहा था, जो कि एक्चुअली बहुत ज़्यादा है। तो आप उस हिसाब से देखोगे तो करंटली आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का अगर आप पिछले 3 साल का सिनेरियो देखोगे तो स्टॉक जो है वो 100 लेवल के रुपीज से जो है वही लेवल के आसपास आ चुका था, 56-57 रुपीज के आसपास। करंटली अगर आप देखोगे तो स्टॉक जो है 66 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। और वैल्यूएशन भी अगर आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की अगेन अगर आप करंट वैल्यूएशन की मैं बात करूं तो अगर आप इनका प्राइस टू बुक देखोगे तो करंट प्राइस टू बुक जो है 1.3 के आसपास है। अब इसके पहले हम इनकी स्टोरी में आगे बढ़े, मुझे जो है आपको इक्विटी रिसर्च मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में बताना है। अगर आपको मेरे इक्विटी रिसर्च मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए रजिस्टर करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, जहां से जो है आप ये फॉर्म फिल कर जो है डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, बस ये फॉर्म फिल करना है, पेमेंट करना है और आपका रिस्पॉन्स जो है सबमिट करना है। विदिन 24 आवर्स जो है मैं आपको 1-on-1 आकर कनेक्ट करूंगा और आपको जो है मैं मेंटरशिप प्रोग्राम के ग्रुप में ऐड कर दूंगा। आप यहाँ पे आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, आपको जो है 1-on-1 मेंटरशिप मिलती है कि आपका कोई भी स्टॉक रिलेटेड डाउट आता है, कोई भी सेक्टर रिलेटेड डाउट आता है, आप सीख रहे हो कि किस तरीके से इक्विटी रिसर्च करते हैं और आपके पास कोई मेंटर नहीं है, आपको पता नहीं है कि कौन से सेक्टर के अंदर कौन से वेरिएबल्स ट्रैक करते हैं, तो आप जो है मुझसे ऑल टाइम 1-on-1 कनेक्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ कोई स्टॉक का बिजनेस मॉडल समझ नहीं आ रहा है, मेरा ओपिनियन चाहिए कोई भी स्टॉक पे, तो आप एनी टाइम मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको डेली जो है ग्रुप पे अपडेट्स मिलते रहते हैं कि कौन से स्टॉक जो है मैं रीड कर रहा हूँ, क्योंकि हर एक स्टॉक का अपडेट जो है यूट्यूब पे अपलोड करना पॉसिबल नहीं होता है, टाइम कंस्ट्रेंट्स होते हैं, आप भी जानते हो। तो इसलिए ये जो है मैं मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर अपलोड कर देता हूँ। डेली 2 to 3 स्टॉक्स होते ही जो कि मैं ग्रुप पे अपलोड कर रहा होता हूँ। फिर इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो मैं कौन से स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं कौन से स्टॉक्स बाय कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, उसका भी मैं अपडेट देता रहता हूँ। अब ये कोई एडवाइस लेने के लिए नहीं है, बाय सेल रिकमेंडेशन देने के लिए ये मेंटरशिप प्रोग्राम जो है स्टार्ट नहीं किया गया है। ये इसलिए स्टार्ट किया गया है ताकि आप लोग जो है इक्विटी रिसर्च जो है खुद सीख सको और खुद मेरा फ्रेमवर्क समझ सको और समझ सको कि यार मैं किस तरीके से चीज़ें जो है सोचता हूँ, ताकि आप भी जो है उसी तरीके से चीज़ें जो है सोचना स्टार्ट कर दो। इसके साथ साथ Q4 के नंबर्स आ रहे हैं तो हम जो है हर वीक बैठ रहे, उस वीक के अंदर जो जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उनका लाइव डिस्कशन भी कर रहे हैं वर्कशॉप के अंदर बैठकर। तो ये सब चीज़ें जो है आपको बेनिफिट्स मिलेगी इक्विटी रिसर्च मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर, और एडिशनल बेनिफिट्स भी है जो कि आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की स्टोरी पे आ जाते हैं तो अगेन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अब पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर ऐसा क्या हुआ कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो स्टॉक है वो इतना ज़्यादा करेक्ट हो चुका। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का पास्ट वगैरह हम कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो बात करके यार इन्होंने ये बैंक सबको स्टोरी पता है, वो कॉन कॉल वगैरह आप कोई भी इनका पढ़ लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो भी मैं आपको एक बार ब्रीफ में बता दूं तो पहले जो है ये 2 बैंक्स मर्ज होकर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बना। फिर वहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर की बुक जो है बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई थी। फिर इन्होंने अपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बुक है वो धीरे धीरे रिड्यूस की। अगर आप देखोगे तो इनकी लोन बुक इन्होंने इंक्रीज़ की, इनके जो कस्टमर डिपॉजिट से कासा वगैरह ये लोग लेते नहीं थे तो इन्होंने कासा इंक्रीज़ की है बहुत ज़्यादा फास्ट। तो वहाँ से अगर आप देखोगे तो 6.3x हो गए कस्टमर डिपॉजिट। रिटेल डिपॉजिट अगर आप देखोगे तो 18.4x हो गए। कासा रेशियो अगर आप देखोगे तो 5.4x हो गया।
करंटली अगर आप देखोगे तो 46.9% के आसपास कासा ट्रेड कर रहा है। इसके साथ साथ पहले इनके निम्स नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है बहुत ज़्यादा कम थे, आज के डेट पे इंक्रीज हो चुके 300 बिप से, डबल हो चुके लगभग। अगर आप देखोगे तो कॉस्ट टू इनकम पहले से कंपेयर करोगे तो रिड्यूस हो चुका है। अगर आप पहले की चीज़ें देखोगे ना तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है आज के डेट पे आपको सबसे अट्रैक्टिव स्टॉक लग रहा होगा, क्योंकि इतना इंप्रूवमेंट देखने मिला है। आप बोलोगे वाओ, बैंक के अंदर तो इंप्रूवमेंट देखने मिल रहा है, एकदम लॉन्ग टर्म बेट है, चलो। बट फिर एज अ शेयर होल्डर जब हम प्राइस देखते हैं स्टॉक का तो सोचते कि यार इतनी अच्छी चीजें हो रही है कंपनी के साथ, तो प्राइस क्यों गिर रहा है? तो इसलिए जो है मैं ज्यादा पुरानी स्टोरी के ऊपर फोकस नहीं करता हूं, क्योंकि मार्केट जो है ऑल टाइम जो है फ्यूचर आउटलुक देखता है, फॉरवर्ड गाइडेंस क्या है वो देखता है। मार्केट कभी भी ये नहीं देखता कि इस स्टॉक ने जो है पिछले किस टाइम से कितना पैसा बनाया, उससे मार्केट को फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इससे पड़ता है कि आगे क्या होने वाला है। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की अगर मैं सिनेरियो बताऊं तो स्टॉक जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में फंस गया। अब एक इनका कॉस्ट टू इनकम जो है बहुत ज्यादा है, अगर आप बाकी बैंक से कंपेयर करोगे तो इनका बहुत ज्यादा हाई है। अब कोई मुझे आकर बोलेगा हाँ नया बैंक है, वी वैद्यनाथन जी भी जो है जो कि इस बैंक के एमडी सीईओ है, वो भी यही बता रहे कि हाँ कॉस्ट टू इनकम जो है एक्चुअली है। आई थिंक वी वैद्यनाथन इज नॉट सीईओ ऑफ दिस बैंक, ही इज ओनली एमडी मेरे हिसाब से तो। बट अभी मैं वही बता रहा हूँ, आप वो सब चीज़ें छोड़ो, अब सीधा पॉइंट पे आओ। कॉस्ट टू इनकम आप इनका दूसरे बैंक से कंपेयर नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये जो है ग्रोइंग बैंक है पता है, लेकिन आप कितने टाइम तक ये एक्सक्यूज देने वाले हो आपके कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर, मुझे ये समझ में नहीं आता है। ग्रोइंग बैंक है पता है, लेकिन अगेन अब मैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के नंबर्स पे आ जाता हूँ। कोई भी बैंक जब तक अपना ईपीएस ग्रो नहीं करेगा, कोई भी कंपनी अपना ईपीएस ग्रो नहीं करेगी, तो कोई भी मार्केट के अंदर कोई भी इन्वेस्टर जो है उसके अंदर क्यों इन्वेस्ट करेगा? मार्केट के अंदर तो आप ग्रोथ के लिए आते हो, और जब आपको ग्रोथ ही नहीं मिल रहा है, आपको डी ग्रोथ देखने मिल रहा है आपके प्रॉफिट्स के अंदर, क्यों आप इन्वेस्ट करोगे जब आपका फॉरवर्ड आउटलुक ही इतना अच्छा नहीं है? अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के केस में क्या क्या हुआ एक बार शुरू की थोड़ी बातें कर लेते हैं, और फिर आगे अपना हमारा जो डिस्कशन है वो फॉरवर्ड में कंटिन्यू रखेंगे। अब पहले क्या हुआ पता है क्या? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर कहां से प्रॉब्लम आने लग गई। कॉस्ट टू इनकम बहुत ज्यादा हाई हो चुका था, एक्सपांशन कर रहे थे, ईपीएस पे प्रेशर आ रहा था, निम्स के ऊपर प्रेशर आ रहा था, और ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ईपीएस का जो ग्रोथ है कंपनी के अंदर देखने नहीं मिल रहा था। ये एक प्रॉब्लम हो रहा था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ, जिसकी वजह से अगर आप देखोगे तो स्टॉक जो है एकदम डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर जा रहा था। अब उसके बाद जो है इनका जॉइंट लेंडिंग ग्रुप का जो एसेट क्वालिटी है वहां पे इशू आने लगा, तमिलनाडु के अंदर फ्लड्स आ गए, जिसकी वजह से अगर आप देखोगे तो कंपनी की अगेन एसेट क्वालिटी खराब हो गई। जब किसी भी बैंक की एसेट क्वालिटी खराब होती है तब क्या होता है, मतलब क्या होता है इसका, जो आपने लोन दिया है, अगेन ये सब चीजें आपको सीखनी है तो आप मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर एनरोल कर लो, वहां पे आप ये सारी चीजें सीख जाओगे। मैं आपको ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो कोई भी आप लोन वगैरह देते हो किसी भी इंसान को, कोई भी कंपनी को, तो वो लोन जो है आपको उसके आने के चांसेस जो है वो खराब हो जाते हैं। बैंक के लिए एसेट क्या होता है, जो अगर आप ओवरऑल सोचोगे तो जो लोन्स वगैरह बैंक देती है वही इनका एसेट होता है ना। तो जब ये लोन्स की जो प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है इनके पास आने की, इनके बोरोअर्स जो है वो डिफॉल्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, तब इनकी एसेट क्वालिटी खराब होने लगती है। जब एसेट क्वालिटी खराब होने लगती है तो आप प्रोविजन ज्यादा करते हो, प्रोविजन ज्यादा करोगे तो ऑब्वियसली आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है एज अ बैंक वो इंपैक्ट होगी ना। तो यही तो दिक्कत है, तो एसेट क्वालिटी खराब होने लग गई। फिर इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो अगेन माइक्रो फाइनेंस का इशू आ गया। माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा ओवर लेवरेजिंग चल रहा था। अब ओवर लेवरेजिंग की वजह से अगर आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की लोन बुक देखोगे तो इनके लोन बुक के अंदर माइक्रो फाइनेंस का अगर आप करंटली एक्सपोजर देखोगे तो अच्छा खासा है। रूरल फाइनेंस का ही अगर आप देखोगे तो 8% के आसपास एक्सपोजर है। फिर इसके साथ साथ अनसिक्योर्ड पार्ट ऑफ द बुक जो है इनके बैंक का अच्छा खासा एक्सपोजर प्ले आउट करता है। और ओवरऑल अगर आप देखोगे तो इनका जो 29% ऑफ बुक है वो आपका लोन बुक्स बैक्ड बाय मॉर्टगेज है। और फिर उसके बाद अगर आप 14% का लोन बुक देखोगे ना तो ये जो है अनसिक्योर्ड रिटेल क्रेडिट के अंदर आता है, जहां पे जो है मैक्सिमम प्रॉब्लम आने लग गई। लोग इतने ज्यादा लोन ले चुके थे, एक बोरोवर से नहीं, लोग जो है अलग अलग बोरोवर से लोन लेना स्टार्ट कर दिए थे। और इसके वजह से लोग अगर आप देखोगे तो अनसिक्योर्ड लेंडिंग के अंदर सबसे ज्यादा डिफॉल्टिंग होती है, और लोगों ने जो है डिफॉल्ट करना स्टार्ट कर दिया। जब डिफॉल्ट करना स्टार्ट कर दिया तो आपकी सिर्फ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की नहीं, माइक्रो फाइनेंस के अंदर जो भी कंपनीज है सारी कंपनीज ने प्रोविजन करना स्टार्ट कर दिया। इनके पास पैसा ही नहीं आ रहा था, इन कंपनीज के पास प्रोविजन कर रहे हैं, इनकी एसेट क्वालिटी खराब हो रही है। इसकी वजह से अगर आप देखोगे तो अगेन सारे ये लोग जो है लॉसेस ले रहे हैं। किसी का अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो डी ग्रोथ देखने मिल रहा है हमें प्रॉफिट के अंदर। तो ऐसी दिक्कतें जो है ऑल ओवर सिस्टम चल रही थी। अब पिछले कुछ क्वार्टर से अगर आप देख रहे हो तो कलेक्शन एफिशिएंसी वगैरह जो है वो इंप्रूव हो रही थी, लेकिन करंटली अगर आप देखोगे तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का मैनेजमेंट और बाकी कुछ अगर आप एसएफबीज वगैरह स्टडी करोगे तो वहां पे आपको आइडिया लग गया रहेगा कि करंटली जो सिनेरियो चल रहा है माइक्रो फाइनेंस का, वहां पे इंप्रूवमेंट देखने मिल रहा है, क्योंकि कलेक्शन एफिशिएंसी वगैरह इंप्रूव हो रही है। तो ये चीज आप समझ गए।
फिर इसके बाद आईडीएफसी का अगर मैं डिपॉजिट ग्रोथ का बात करूं तो अगर इनका आप एडवांसेस ग्रोथ देखोगे और डिपॉजिट ग्रोथ देखोगे और ओवर इंडस्ट्री अगर आप कंपेयर करोगे तो बहुत ज़्यादा हेल्दी है। इनफैक्ट कोई भी बैंक जितना ज़्यादा फास्ट लोन बुक ग्रो करती है ना, उतना ज़्यादा फास्ट जो है बैंक अपने आप को ग्रो कर रही होती है। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बहुत छोटी बैंक है, इनका अगर आप लोन बुक का साइज देखोगे तो 2,41,000 करोड़ के आसपास है। तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट करूंगा ना कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है अपनी लोन बुक बहुत ज्यादा फास्ट पेस पे ग्रो करे। तो लोन बुक का अगर आप गाइडेंस देखोगे अगेन कंपनी का, तो 20% के आसपास का गाइडेंस था, और कंपनी ने अभी भी अगर आप इनकी लोन बुक देखोगे तो 20% के आसपास ही ग्रो किए। तो अगेन दैट इज हेल्दी। फिर उसके बाद अगर आप रिटेल फाइनेंस देखोगे तो वहां पे अगर आप ईयर ऑन ईयर का ग्रोथ देखोगे तो 18% का ग्रोथ देखने मिला है। फिर इसके साथ साथ सारे सेगमेंट्स के अंदर जो है ग्रोथ देखने मिल रही है। सिर्फ इसका जो माइक्रो फाइनेंस वाला सेगमेंट है वो जो है करंटली सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स दे रहा है, और सब करंटली जो है बैंक के लिए ये चीज बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो चुकी है। और इसलिए अगर आप देख रहे हो तो इनका माइक्रो फाइनेंस का सेगमेंट जो है वहां पे इन्होंने अपनी लोन बुक जो है वो डीग्रो करी है। क्यों? क्योंकि बैंक जो है अपना माइक्रो फाइनेंस से जो एक्सपोजर है वो रिड्यूस करते जा रहा है, और बैंक को जो है आपके काइंड ऑफ सिक्योर्ड साइड ऑफ लेंडिंग के अंदर जाना है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को जो है एक बहुत बड़ा यूनिवर्सल बैंक बनना है, जैसे आपके आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, तो उस लेवल पे जाना है। और जब आपको ये लेवल ऑफ बैंकिंग पे जाना पड़ता है, टॉप क्लास पे जाना पड़ता है, हायर सेगमेंट में जाना पड़ता है, तो ऑब्वियसली आप इतना बड़ा बुक तो माइक्रो फाइनेंस का लेकर चल नहीं सकते। तो इसलिए ये लोग जो है माइक्रो फाइनेंस का सेगमेंट भी रिड्यूस कर रहे हैं। लेकिन अगर आप माइक्रो फाइनेंस लोन्स की बात करोगे तो माइक्रो फाइनेंस लोन्स के अंदर निम्स बहुत ज्यादा हाई होते हैं, जिसकी वजह से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का प्रॉफिटेबिलिटी जो है बहुत अच्छा चल रहा था जब आपकी माइक्रो फाइनेंस की साइकिल अच्छा चल रही थी। बट फिर जब साइकिल खराब हो गई तो अगेन प्रॉफिटेबिलिटी खराब हो गई। यही चीज जो है हमें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर देखने मिला। और अगर आप इनका इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन स्टडी करोगे ना, तो मैनेजमेंट बता रहे हैं कि आप माइक्रो फाइनेंस का सेगमेंट इग्नोर कर दो। बॉस, हम कैसे आपका माइक्रो फाइनेंस का सेगमेंट इग्नोर करते हैं, मुझे ये समझ नहीं आता है। जब साइकिल अच्छी चल रही थी, जब आपको वहां से रेवेन्यूज आ रहे थे, तब आप बोल रहे थे कि देखो देखो हमारा माइक्रो फाइनेंस का सेगमेंट कितना अच्छा है, एसेट क्वालिटी कितनी अच्छी है। अब जाकर चीजें खराब हो गई है तो आप बॉस बोल रहे हो कि यार सेगमेंट इग्नोर कर दो। ये कैसे पॉसिबल है? तो अगेन ये सेगमेंट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है बैंक के लिए। अभी भी दिक्कत चल रहा है, लेकिन अभी मैनेजमेंट बता रहे हैं कि यहाँ पे जो है चीज़ें बॉटम आउट होने लगी है, और ये लोन बुक जो है बैंक जो है डीग्रो कर रहा है। इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बुक अगर आप देखोगे तो वो भी डीग्रो करते करते अभी जो है सिर्फ 2300 करोड़ की बुक पड़ी हुई है। और ये भी जो है बैंक कॉन्स्टेंटली आपका इंफ्रा वाली जो बुक है वो भी कॉन्स्टेंटली डीग्रो कर रहा है। तो ये अगेन एक और पॉजिटिव चीज़ है। फिर इसके साथ साथ अगर हम जो है एसेट क्वालिटी के ऊपर आए तो एसेट क्वालिटी जो है बैंक की बहुत ज़्यादा खराब हो गई, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। स्लिपेजेस बैंक के जो है इंक्रीज होने लगे। अगेन वही जो रीज़न वही है, माइक्रो फाइनेंस का आपका इशू है, जिसकी वजह से बैंक के जो एनपीएस है और जीएनपीएस है बहुत ज़्यादा फास्ट इंक्रीज हो रहे थे। तो अगेन ये एक इशू देखने मिला आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एसेट क्वालिटी के अंदर, और अभी भी वही चल रहा है। इसके साथ साथ बैंक जो है अलग अलग सेगमेंट्स के अंदर भी एक्सपांड कर रहा है। अगर आप देखोगे तो क्रेडिट कार्ड के सेगमेंट के अंदर जा रहा है, बाकी दूसरे नए सेगमेंट्स के अंदर एंटर कर रहा है, ब्रांचेस ओपन कर रहा है। तो इसलिए अगर आप इनका कॉस्ट देखोगे, ओपेक्स टू एयूएम देखोगे, ओपेक्स मतलब होता है आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, तो जितना ज़्यादा आपका ओपेक्स टू एयूएम होता है, हम ऐसा बोल सकते हैं कि बैंक जो है अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर के लिए उतना ज़्यादा खर्चा कर रही है। तो ये जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा जो है आपके बैंक के प्रॉफिटेबिलिटी को इंपैक्ट करता है। बट जैसे जैसे आपका बैंक का स्केल इंक्रीज होता है ना, आपका ओपेक्स टू एयूएम जो है वो भी रिड्यूस होना स्टार्ट कर देता है, अगर आप अच्छी तरीके से बैंक को ग्रो कर रहे हो तो ये एक चीज है। बट अगर आपका स्केल इंक्रीज हो रहा है और ओपेक्स टू एयूएम रिड्यूस नहीं हो रहा है तो ये एक बहुत नेगेटिव साइन हो जाएगा किसी भी बैंक के लिए। तो आईडीएफसी के केस में अगर आप देखोगे तो अगेन ये नए डिवीजन में जा रहे हैं, इसलिए इनका ओपेक्स टू एयूएम हाई है। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 5 से 6 साल ही हुए आईडीएफसी को स्टार्ट हुए, मर्जर होने के बाद जो इनका आईडीएफसी फर्स्ट बैंक स्टार्ट हुआ उसको तो 5 से 6 ही साल हुए। तो उस चीज़ को हम देख सकते हैं, लेकिन मार्केट जो है ये सब चीज़ें नहीं देखता कि आपको 5 से 6 साल हुए, आपको इतना टाइम देना चाहिए, आपकी कंपनी को हम जो है डीरेट करेंगे ही नहीं। आपका स्टॉक प्राइस 100 पे था ना, तो 100 पे ही था। क्या मार्केट ऐसा सोचेगा? आप मुझे बताओ। नहीं सोचेगा, ऑब्वियसली नहीं सोचेगा। और मार्केट करेगा स्टॉक की जो है डी रेटिंग, क्योंकि स्टॉक का आगे का आउटलुक ही अच्छा नहीं है। अगर आप अभी देखोगे तो अब मैं करंट नंबर्स की बात कर रहा हूँ, इसके बाद कॉन कॉल वगैरह की भी बात करेंगे। डिसबर्समेंट मैनेजमेंट अगेन माइक्रो फाइनेंस के अंदर रिड्यूस करता गया, और अगर आप देखोगे तो यार नंबर्स देखकर ही जो है आपको आइडिया लग जाएगा। और माइक्रो फाइनेंस करंटली जो है 6.6% का था पहले पिछले साल, अभी अगर आप देखोगे तो 4% ऑफ बुक की है। माइक्रो फाइनेंस, स्पेसिफिक माइक्रो फाइनेंस की बात कर रहा हूँ मैं। अनसिक्योर्ड लेंडिंग के अंदर तो दिक्कतें चल ही रही है। क्रेडिट कार्ड वाला जो सेगमेंट है इनका अगेन वो प्रॉफिटेबल नहीं है। फिर अगर आप बैंक का जो है प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे तो वहाँ पे जो ग्रोथ हमें देखने मिल रही थी वो ग्रोथ देखने नहीं मिल रही है। पहले की जो ग्रोथ थी वो प्रॉफिट के अंदर ऑब्वियसली ग्रोथ नहीं देखने मिलेगी आपको ओवरऑल अगर आप देख रहे हो तो, क्योंकि डिसबर्समेंट्स वगैरह रिड्यूस हो रहे हैं, निम्स वगैरह आपके जो है वो रिड्यूस हो रहे हैं। और अगर आप देखोगे तो इनका क्रेडिट कार्ड वाला बिजनेस जो है वो बहुत फास्ट इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगेन
जब आपका बिजनेस नया स्टार्ट होता है तो आपको जो है इनिशियली कॉस्ट भी लेने पड़ते हैं, जो कि आपके आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को जो है लेना पड़ रहा है। लेकिन करंटली अगर आप देखोगे तो इन्होंने जो है ऑपरेशनल ब्रेक इवन अचीव कर लिया अपने क्रेडिट कार्ड वाले बिजनेस के अंदर। लेकिन अगर आप नेट प्रॉफिटेबिलिटी देखोगे तो नेट प्रॉफिटेबिलिटी अभी तक इस बिजनेस के अंदर जो है देखने नहीं मिली है। अब एक बार जो है हम इस बैंक का इनकम स्टेटमेंट देखें तो ईयर ऑन ईयर अगर आप देखोगे तो 20% से के आसपास इनका जो है इंटरेस्ट इनकम ग्रो हुआ है। फिर इसके बाद अगर आप इनकी ऑपरेटिंग इनकम देखोगे तो जहां अगर आप इनकी लोन बुक देखोगे तो 20% से ग्रो हुई है, इनकी ऑपरेटिंग इनकम जो है सिर्फ 17.2% से ग्रो हुई है। अगेन कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा हाई है इस बैंक के, इसलिए अगर आप पीपीओपी देखोगे, प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो कि इंपॉर्टेंट मेट्रिक आपको देखना चाहिए, वो जो है 18.9% के आसपास से इंक्रीज हुआ है बैंक का। और पैट के अंदर 58% का डिक्रीज देखने मिला है, दैट इज अगेन ड्यू टू आपका प्रोविजंस वगैरह वगैरह वगैरह। अब आते हैं कॉनकॉल की बातें करते हैं। तो कॉनकॉल के अंदर अगर मैं आपको बात बताऊं तो माइक्रो फाइनेंस की वजह से, जैसे कि मैंने आपको बोला, माइक्रो फाइनेंस के अंदर इनको एक्सपोजर रिड्यूस करना है। माइक्रो फाइनेंस के अंदर ये लोग एक्सपोजर रिड्यूस करेंगे तो इनका यील्ड रिड्यूस होगा, जो कि अगेन आपके ग्रोथ पे, आपकी प्रॉफिटेबल जो ग्रोथ थी ना उसके ऊपर प्रेशर देगा ना। तो वहां पे आपका ईपीएस ग्रोथ जो कि पहले हमें देखने मिल रहा था वो इतना फास्ट देखने नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ मैनेजमेंट ने ये बताया कि Q4 जो है माइक्रो फाइनेंस का पीक है। अभी भी सिचुएशन हो सकता है, लेकिन अभी जो भी सिचुएशन होगा यहाँ से जो है मैनेजमेंट प्रिपेयर्ड है, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। इसके साथ साथ इनका जो एसएमए पूल है अगर आप देखोगे तो वहाँ पे भी जो है फॉल देखने मिल रहा है। इसलिए अगर आप देख रहे हो तो इनका प्रोविजनिंग जो है वो रिड्यूस होते जा रहा है। करंटली बैंक क्या कर रहा है, करंटली बैंक का फोकस यही है, इनका माइक्रो फाइनेंस का बुक जो है इन्हें रिड्यूस करना है, एक्सपोजर रिड्यूस करना है, बस इन्हें इतना ही करना है। क्योंकि अगेन मैंने आपको पहले ही बताया कि इनका फोकस जो है बड़ा बैंक बनने पे। बड़ा बैंक अगर आपको बनना है तो आप इतना ज़्यादा एक्सपोजर लेकर चल ही नहीं सकते आपके माइक्रो फाइनेंस का। उसके बाद ओपेक्स टू एयूएम बैंक का जो है इतना ज़्यादा बड़ा है क्योंकि अगेन बैंक नया है, क्रेडिट कार्ड्स वाला सेगमेंट है, और आपका ब्रांचेस नए ये लोग एक्सपांड कर रहे हैं। और ओवरऑल जितना मैं कोई इंटरव्यू सुन रहा था मैनेजमेंट का, वहाँ पे बताया था कि कुछ 2x या 3x का डिफरेंस है अगर आपकी आईसीआईसीआई या कोटक वगैरह ब्रांच लगाती है और जो आपकी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ब्रांच लगाती है, तो वहाँ पे 2x 3x का डिफरेंस है। तो अगेन ये जो डिफरेंस है ये रिड्यूस होते जाएगा जब आपका स्केल इंक्रीज होते जाता है। क्योंकि अगर आप आईसीआईसीआई वगैरह के ब्रांचेस देखोगे तो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ ब्रांचेस है इनके, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के देखोगे तो आई थिंक 1000 के आसपास ही ब्रांचेस है। तो जब आपके नंबर ऑफ ब्रांचेस इंक्रीज होंगे तो ऑटोमेटिकली अगर आप देखोगे तो आपके कॉस्ट वगैरह जो है वो रिड्यूस होने स्टार्ट हो जाएंगे। अब ओपेक्स मैनेजमेंट बता रहा है कि FY26 के अंदर रिड्यूस होगा, और उसके बाद भी ओपेक्स जो है अभी रिड्यूस होते जाएगा, क्योंकि मैनेजमेंट अगर आप देखोगे तो टेक्नोलॉजी पे भी जो है अच्छा खासा स्पेंड कर रहा था, तो इसलिए इनका ओपेक्स भी जो है हाई था। बट यहाँ से सिनेरियो जो है उसके लिए पॉजिटिव है, तो ये एक अच्छी बात है। फिर लोन बुक के लिए मैनेजमेंट ने क्या गाइडेंस दिया है, अगर आप लोन बुक का गाइडेंस देखोगे तो मैनेजमेंट ने जो है 20% का बुक का ग्रोथ गाइडेंस दिया है, जो कि इंटैक्ट है, पहले जो था अभी भी वही है। और इनकम का गाइडेंस देखोगे तो मैनेजमेंट बता रहा है कि आपकी इनकम जब लोन बुक 20% से ग्रो करेगी, इनकम जो है सिर्फ 14 to 15% से ग्रो करेगी। रीजन यार, आपका इनकम ग्रोथ जो है स्लो डाउन होगा क्योंकि इनका माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट, हाई निम्स वाला सेगमेंट जो है वही स्लो डाउन हो रहा है। इसलिए अगर आप देखोगे तो इनकम भी जो है ऑटोमेटिकली स्लो डाउन होनी स्टार्ट हो गई है। फिर अगेन अगर आप FY27 तक देखोगे तो इनकी इनकम के अंदर जो है हमें इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं देखने मिलेगा, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया मैनेजमेंट भी उसी चीज़ पे फोकस कर रहा है। इन्हें अपनी MFI की बुक जो है बहुत जल्दी 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 रिड्यूस करनी है, और ये शॉक जो है मैनेजमेंट को फिर से नहीं लेना है। उन्हें जो है अपनी मैनेजमेंट मतलब बैंक की जो ग्रोथ है वो कॉन्स्टेंट रखनी है, उसके अंदर जो है इन्हें फॉल नहीं लाना है। अब कमिंग ईयर का पिक्चर कैसा होता है, करंटली अगर आप देखोगे तो रेपो रेट्स के अंदर हमें फॉल देखने मिला है। मैनेजमेंट भी यही बता रहा है कि रेपो रेट्स जो है आगे जाकर उसके अंदर हमें और फॉल देखने मिलेगा। तो इसलिए अगर आप मोर और लेस देखोगे तो बैंक जो है बेनिफिट करेगा, क्योंकि बैंक की जो 30% बुक है वो फ्लोटिंग बुक है और 70% बुक जो है वो फिक्स्ड रेट पे बुक है। तो जब आपका रेपो रेट फॉल होगा तो आपका फिक्स्ड रेट वाला बुक जो है वो बेनिफिट करेगा, लेकिन फ्लोटिंग रेट वाला जो बुक है वहां पे आपको बेनिफिट्स जो है आपके कंज्यूमर्स को पास करने पड़ेंगे। फिर इसके साथ साथ बैंक अगर आप देख रहे हो तो इनका जो FD का रेट है, जो इनके पास पैसे आते हैं ना बैंक के पास, कासा जिन्हें बोलते हैं, और कासा के अलावा इनके पास एक और डिपॉजिट आता है जिन्हें हम टर्म डिपॉजिट्स बोलते हैं। तो ये टर्म डिपॉजिट्स की बात कर रहा है कि इनका जो FD का रेट है ये रिड्यूस कर रहा है। अगर आप देखोगे तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक क्या करता था, इनका FD का रेट हाई रखता था, ताकि अगर आप मोर और लेस देखोगे तो आपके जो HDFC ICICI वाले जो बैंक है उनका अगर रेट 7% होता था तो ये लोग 9% प्रोवाइड करते थे, क्योंकि इन्हें कासा चाहिए था। लेकिन अब मैनेजमेंट बोल रहा है कि हाँ हमारे पास कासा जो है डिसेंट है, भले ही इस बार कासा के अंदर थोड़ा डिग्रोथ देखने मिला है, लेकिन मैनेजमेंट बता रहा है कि कासा जो है वो डिसेंट है, तो इसलिए जो है ये लोग रेट रिड्यूस कर रहे हैं। इसके वजह से भी अगर आप देखोगे तो इनके कॉस्ट वगैरह जो है वो रिड्यूस होने स्टार्ट हो जाएंगे।
फिर आरओए का गाइडेंस क्या दिया है मैनेजमेंट ने? आरओए का गाइडेंस मैनेजमेंट ने जो है 1% के आसपास के दिया है आपका FY26 का। करंटली बैंक का आरओए अगर आप देखोगे तो अगेन वो भी बहुत अच्छा नहीं है, 0.47 का है। और पता नहीं यार कि आपका जो बैंक है वो कब आपका आरओए अचीव करेगा, वो 2% वाला या 1.5% वाला। अगर ओवरऑल देखा जाए तो माइक्रो फाइनेंस वाला सिनेरियो नहीं आता तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है, जैसे पहले बता रहा था, 1.5% का आरओए तो आराम से अचीव कर लेता। लेकिन अगेन वो गाइडेंस के अंदर जो है हमें फॉल देखने मिला है। और मैं अगर आपको सच बताऊं तो मैं भी आपके आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर शेयर होल्डर था, लेकिन मैंने अपनी पोजीशन एग्जिट की क्योंकि मैनेजमेंट ने FY25 के अंदर बताया था, जब इनका जॉइंट लेंडिंग ग्रुप का इशू हुआ था ना, तब इन्होंने बताया था कि FY26 के अंदर आपका ईपीएस ग्रोथ ही देखने नहीं मिलेगा, ईपीएस ग्रोथ फ्लैट रहेगा। तब मैंने एग्जिट कर दिया। मैंने बोला कि यार एक साल हमें जो है कैपिटल अलोकेटर होना चाहिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि यार मुझे नहीं रहना इस बिजनेस के अंदर जहाँ पे ईपीएस का ग्रोथ ही एक साल का नहीं मिलेगा। मुझे पता था कॉस्ट वगैरह हाई है, तो मार्केट जो है ऑब्वियसली जब आपका ईपीएस ग्रोथ जब तक नहीं आता है तब तक मार्केट जो है रिवॉर्ड नहीं करता है किसी भी स्टॉक को। तो ये सोचकर जो है मैंने एग्जिट कर दिया। अगेन मैं अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहा हूँ। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मुझे भी बहुत पसंद है, मैं भी बहुत बुलिश हूँ, लेकिन जिस तरीके से सिनेरियो चल रहा है ना वही रिपीटेटिव सिनेरियो लग रहा है। पिछले एक साल पहले जो मैनेजमेंट कॉन कॉल के अंदर बता रहा था, मैनेजमेंट अभी भी कॉन कॉल के अंदर वही चीज बता रहा है। तो कोई ऐसे चेंज जो है हमें देखने नहीं मिला है, वही सिनेरियो चल रहा है। आरओए अगेन 1% का गाइडेंस बहुत बिल्कुल अच्छा गाइडेंस नहीं है। और ये आरओई अगर आप देखोगे तो पता नहीं फिर बैंक जो है आपका करंटली 4% के आरओई पे है, पता नहीं कब अचीव करेगा आपका वो 14% 15% वाला आरओई, कितने साल लगेंगे उसे वो नहीं पता। FY27 तक तो बिजनेस का कोई सिनेरियो जो है पॉजिटिव लग नहीं रहा है। अब कौन से वर्टिकल से ग्रोथ आएगी अगर आप देखोगे तो इनका जो रिटेल वाला वर्टिकल है, कमर्शियल वर्टिकल है, और एग्रीकल्चर वाले या दूसरे वर्टिकल से वहां से ये लोग ग्रोथ लेकर आएंगे। और इसलिए अगर आप देख रहे हो तो एमएफआई वगैरह जो है ये लोग रिड्यूस करते जा रहे हैं। आईसीआईसीआई का बैंक का भी जो है, उनके भी आई थिंक एमडीआई सीईओ ने इंटरव्यू दिया था, तो वहां पे उन्होंने बताया था कि जो आपके फिनटेक्स है, फिनटेक्स के वजह से आपको बड़े जो बैंक है आपके बहुत बड़े बड़े, उनको जो है अपना कॉस्ट टू इनकम रिड्यूस करना पड़ेगा आई थिंक। और उससे जो है अगर उन्हें सस्टेन करना है तो ये कॉस्ट टू इनकम रिड्यूस करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। तो अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का कॉस्ट टू इनकम अगर आप करंटली देखोगे तो 75% के आसपास है, 75%, जो कि एक्चुअली ज़्यादा है, लेकिन बैंक नए फेज के अंदर है तो हम कुछ बोल नहीं सकते। तो मैनेजमेंट वी वैद्यनाथन जी जो है वो बता रहे हैं कि यार 40 to 45% के आसपास जो है आ जाएगा, लॉन्ग रन के अंदर आएगा। और एक चीज़ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की अच्छी लगी कि इनके ब्रांचेस जो है वो आपके इतने ज़्यादा परसेंटेज से ग्रो नहीं हुए, लेकिन आपके डिपॉजिट्स जो है ज़्यादा परसेंटेज से ग्रो हुए। तो ये एक अगेन अच्छी पॉजिटिव बात है, क्योंकि इन्होंने टेक्नोलॉजी वगैरह के ऊपर स्पेंड किया था इतना ज़्यादा, इसलिए जो है इन्हें ब्रांचेस एक्सपांशन पे इनकी जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो डिपेंडेंट नहीं है, बाकी टेक्नोलॉजिकल वे पे, डिजिटल वे पे भी जो है ये लोग लेंडिंग कर रहे हैं। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो है ये सिनेरियो है। एक बार आपको समराइज कर दूं तो आउटलुक जो है पॉजिटिव नहीं है आपका FY26 FY27 तक, क्योंकि ईपीएस ग्रोथ जो हमें बैंक के अंदर देखने मिलता है वो देखने मिलेगा नहीं, निम्स आपके रिड्यूस होते जाएंगे। तो ये सिनेरियो यार इतना इंटरेस्टिंग लग नहीं रहा है। अगर आप आपका मैनेजमेंट का आउटलुक भी देखोगे तो वही सेम स्टोरी चल रही है। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर भी जो है अभी भी इतना इंटरेस्ट नहीं बनता है। और एमएफआई का सिचुएशन जो है हमें ठीक होने के लिए वेट करना पड़ेगा। ऐसे तो बता रहे कि यार बॉटम आउट हो चुका है Q4 के अंदर, बट और थोड़ा वेट करूंगा मैं अगला क्वार्टर भी एक और देखूंगा कि वहाँ पे सिचुएशन किस तरीके से रहता है। एक बार अरमान फाइनेंशियल वगैरह के नंबर्स आ जाए तब जो है हम एमएफआई पे थोड़ा और ज़्यादा आउटलुक पे जो है कंक्लूड कर सकते हैं। तो अगर आपको एमएफआई के ऊपर एक और वीडियो चाहिए ना, मैंने ऑलरेडी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को कवर करके रखा है जब उनके अपडेट आ रहे थे, तो आपको फिर भी एमएफआई के ऊपर और वीडियो चाहिए तो आप पहले वो जाकर देखो। और अगर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर चाहिए अगर एमएफआई पे, तो कमेंट सेक्शन के अंदर आकर बता देना। इसके साथ साथ अभी जो है इक्विटी रिसर्च मेंटरशिप प्रोग्राम का डिस्क्रिप्शन जो है लिंक जो है वो आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यहाँ से आप डायरेक्ट रजिस्टर कर सकते हो। अपॉर्चुनिटी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर देखने नहीं मिल रही है। मैं आपको ये बाय सेल रिकमेंडेशन की तरीके से नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको जो है ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के हिसाब से बोल रहा हूँ। नहीं तो अगेन मुझे क्वेरीज आने लगती है कमेंट्स में, ये बाय करोगे ये बाय करोगे। भाई मैं क्यों दूँ आपको बाय सेल रिकमेंडेशन? मैं तो उस लेवल पे भी नहीं हूँ जहाँ पे आपको बाय सेल रिकमेंडेशन दे सकूँ, और मेरे को अलाउड भी नहीं है बाय सेल रिकमेंडेशन देना। ये चैनल का एम ये नहीं है कि आपको रिकमेंडेशन दी जाए, एम ये है कि आपको सिखाया जाए, आप खुद सीखो कि किस तरीके से स्टॉक्स जो है पिक करते हैं। मेरा आउटलुक लेकर आप खुद भी सीख सकते हो, ये एम है इस चैनल का। तो यहाँ पे अगेन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर कोई अपॉर्चुनिटी दिखकर नहीं आ रही है, चीज़ें पॉजिटिव है नहीं। ओपेक्स टू ईएम वही लेवल पे है जो पड़ा हुआ है, और जब तक अगर बैंक को ग्रो करना है तो इनको जब तक ये इनका कॉस्ट वगैरह रिड्यूस नहीं करेंगे तब तक बैंक ग्रो नहीं कर पाएगी। और एक और चीज़ है, एक और चीज़ बहुत कॉमन हो चुकी है डिस्कशन के अंदर, इन्होंने करी है QIP 7,000 करोड़ की।
अब मुझे एक बात बताओ, अब बैंक बता रहा है कि यार ऑब्वियसली आपको ग्रो करना है तो क्यूआईपी करनी पड़ेंगी, लेकिन ये लोग क्यूआईपी कर कर आपकी आईपीएल टीम को स्पॉन्सर कर रहे हैं, इसके साथ साथ डिविडेंड भी बांट रहे हैं। आप अगर क्यूआईपी कर रहे हो बॉस, तो आपकी ग्रोथ के अंदर पैसा लगाओ ना। मुझे पता है आप अगर आईपीएल के अंदर स्पेंड करते हो तो आपका मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट वगैरह बढ़ते जाता है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे ना बॉस, तो आप डिविडेंड क्यों दे रहे हो शेयर होल्डर्स को? किसी भी कोई भी कंपनी जब ग्रोथ नहीं आता है वो शेयर होल्डर्स को अपने डिविडेंड देती है, ताकि उनका स्टॉक प्राइस होता है ना वो सस्टेन रहे, स्टॉक प्राइस के अंदर ज़्यादा फॉल ना हो सके। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो कि एक ग्रोथ स्टॉक था, अभी जो है करंटली वही बता रहा है, और क्यूआईपी का सही यूज़ होते हुए तो दिख नहीं रहा है। देखते कि ये लोग जो है किस तरीके से प्ले आउट करते। अगर ये डेथ लेते, लेवरेज वगैरह लेते, तो इनका आरओई वगैरह भी इंक्रीज होता, लेकिन अभी अपने को जो है इतना पॉजिटिव सिनेरियो देखने नहीं मिल रहा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर। वीडियो इतना ही रखूंगा, होपफुली वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, और इसके साथ साथ मेंटरशिप प्रोग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, उसके थ्रू जो है आप डायरेक्ट रजिस्टर कर सकते हो। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में डिस्कशन इतना ही रखेंगे, और अगर आपको लग रहा है कि ये चैनल जो है आपके लाइफ के अंदर वैल्यू ऐड कर रहा है तो इसको जो है मैक्सिमम लोगों से शेयर करो। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आयुष मर्दा साइनिंग ऑफ।